आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्व का दिन है। इसलिए नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हमने आपको 3 कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आए हैं। इसलिए महत्व का दिन है। इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़े और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिन है। जवाहरलाल नेहरू जी ये मामूली व्यक्ति नहीं थे या एक मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये देश विदेश में इनकी प्रतिभा थी और एक सेक्युलर, एक बहुत विद्वान और देश के लिए बहुत जज्बा रखने वाले, हिम्मत से काम करने वाले श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो आज जन्मदिन है, इसीलिए मैंने कहा ये महत्व का दिन है, इसलिए उनको मैं नमन करता हूं। उनका 134वां दिन जयंती है और हम सभी को याद रखना है जिसने इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद डाली। और हम जो लोग आज लड़ रहे हैं, इस लोकतंत्र के बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज हम जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जो बना के रखा था ढांचा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको साथ देखकर जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने मिलके इस देश में ऐसा एक संविधान बना, सारे गरीबों को, सारे महिलाओं को, सारे जितने भी किसान हैं, सबके लिए अगर किसी ने वोटिंग का अधिकार दिया, ये दोनों ने मिलके जो संविधान बनाया, उससे आज सबको वोटिंग का अधिकार है। नहीं तो पहले का जो था ब्रिटिश के जमाने का और राजे महाराजों के जमाने का, आप गुस्से में मत आओ, राजे महाराज तो मेरा तो जन्म ही बाद में हुआ। लेकिन सोच कहा जाती, कभी कभी वो सताते रहती है। तो ये जो आजादी के पहले वोटिंग थी, ब्रिटिशरों ने जो इस देश में चंद लोगों के हाथ में ही वोटिंग पावर दी थी, जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास टैक्स देने की शक्ति है, जिसके पास दुकानदारी है, ये सारी चीजें जिसके पास है, उसी को वोटिंग पावर था। किसी किसान को नहीं था, किसी महिला को नहीं था। अब दलितों का तो छोड़िए, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन, उनको तो कोई पूछता ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में संविधान बना के छोटे बड़े गरीब महिला सबको समान अधिकार दिया और सबको एक ही वोट, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और गरीब किसानों को, उनको एक ही वोट। और इस देश में जो अमीर लोग हैं,
पहले के जो राजा महाराजा भी है उनको भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी। क्या आपके वोट को कम नहीं था, कम नहीं समझते और उनके वोट को भारी नहीं समझते? ये सबको समान, सब जाति के लोगों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार, समान हक और उस वोटिंग को एक ही कीमत, एक ही वैल्यू थी। ये कांग्रेस ने किया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वहां पर मेहनत करके गरीबों के लिए दिलवाया। तो ये है खूबी कांग्रेस की। और कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। मुझे समझ में ही नहीं आता बीजेपी वाले गालियां क्यों देते। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है। अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या। अगर आपके घर में घर के लोग अगर जेल जाते, जेल में अगर आटा पीसते, पीने को अगर पानी भी नहीं मिलता तो फेंक देते थे मुंह पे, ऐसी वातावरण में अगर आपके लोग, आपके पुरखे, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर जाते थे तो उनको मालूम होता था आजादी की कीमत कैसी होती है। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। जेल में हम गए, फिर आज हमको ही गालियां दे रहे। ये इसलिए मैं बोलता हूं, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, इनको सच्ची आजादी मिली तो वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने लिखकर देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया। कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत से चीजें इस देश में लाई। फिर भी हमको ये पूछते हैं, कौन? मोदी जी। क्या पूछते हैं? अरे भाइयों और बहनों, 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो तुम प्रधानमंत्री होके नहीं बैठते थे। तुमको प्रधानमंत्री और शाह को होम मिनिस्टर जो बने, इस देश के आजादी को लाकर और इस देश में संविधान को रक्षा करके लोकतंत्र को बचाए, इसलिए आप वो कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन आप वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। संविधान को खत्म करके आप अपना ही संविधान लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसी लोग फिर हुकूमत करे? आप चाहते हैं? तो जब आप नहीं चाहते तो हमारे को एक वचन दो कि हमारा कैंडिडेट तो है, सभी है, 3 कैंडिडेट यही है, लेकिन वोट के भी ज्यादा मैं जो आया हूं, वोट तो आप सोच समझ के देते हैं। मैं अंदर आके नहीं देखता, गुर्जर है नहीं, आप भी नहीं देखते, इन्हों भी नहीं देखते, कोई भी अंदर आते नहीं। आपके दिल की आवाज जो बोलती है उससे आप वहां जाकर बटन दबाते हो। लेकिन हमको इस देश को बचाना है।
इस देश को एक रखना है और इस देश के लोगों को हम बचा के अगर रखे तो देश मजबूत होता है, सिर्फ भाषण से नहीं होता। मोदी जी साहब जो संडे को एक बार करते ना मन की बात, लेकिन लोगों की दिल की बात कभी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मन की बात बोले लेकिन लोगों के दिल की बात कभी नहीं बोले। और वो चुप भाषण करना और कहना हमने लाया, गरीबी हमने देखी। अरे बाबा तुम कहां देखे? तुम तो एक बहुत बड़ा कैंटीन लगा के ठेकेदार बन के बैठे थे। हम तो मजदूर लोग कसपट निकालने का, अपना काम करने का, मजदूरी करने का, ईंट उठाने का, पत्थर काटने का, ये काम असल गरीब ने किया। और तुम जब वोट होना है, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। अरे भाई हम तो रोज बर्तन मांजते हैं यहाँ, तुम तो कभी मांजे होंगे। हमारी महिलाएं माएं जो गरीबी में है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, यहाँ की स्थिति यही है। चौहान साहब कभी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देते, महिलाओं को नहीं देते। अगर किसी ने आदिवासी बच्चे पे जाकर उसको नीचे गिरा के अगर उसके मुंह में पेशाब करता है तो इन्हों जाके बाद में कहते हैं मेरे से गलती हो गई, उठो, उसके पैर धोते हैं। पैर धोने से कुछ होने वाला नहीं, उसकी गरीबी को हटाओ, उसको खाना दो, पेट को खाना दो, सर पे छत दो, शरीर पे कपड़े दो। उस वक्त ये बातें ठीक रही। चुप दिखाने के लोगों को अच्छा एक टॉवेल, अच्छा एक कंबल बिछा के अपना कारपेट रखे, वहां पर रखे, दोनों पैर धो लिए और पिए क्या नहीं कि नहीं ना, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कर्नाटक का हूं इसीलिए मुझे यहाँ मालूम नहीं होता, तो वो भी नहीं करे। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए, अरे भाई दिखाने के लिए मत करो, उनको उनके समस्याओं को सुलझाओ। गलती होती है लेकिन तुम कभी भी गलती को सुधारने का काम नहीं किया, लोगों को कुचलते रहे, मारते रहे, मरवाते रहे। अगर ऐसी सरकार रही क्या देश की भलाई होगी? तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो इस देश में गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा लोकतंत्र हमने तैयार करके रखा है, और ये तो बुंदेलखंड या बहुत बड़ा लड़ाकू लोग रहते हैं। बहुत से लोग, मैंने सुना कि मिलिट्री में जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मिलिट्री में जाने वाले लोग यहां से जो भर्ती होते हैं उनके लिए मोदी ने बहुत अच्छा एक काम किया है। कौन सा काम? अग्निवीर। अग्निवीर कितने दिन के लिए? 4 साल के। अरे भाई 4 साल के लिए एक अग्निवीर बोल के उसको बुला के तैयार करके दिए तो क्या उसको पेंशन मिलेगा? क्या उसको प्रमोशन मिलेगा? क्या कम से कम उसकी नौकरी तो परमानेंट होगी? नहीं। तो ऐसे झूठ बोलने का उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट है। किनके पास? मोदी जी के पास बहुत बड़ा लिस्ट है झूठ बोलने का। पहले तो बोले नौजवानों को, अरे मैं अग्निवीर, देश के लिए जोश। अरे देश के लिए सब जोश है,
कुर्बानी किए, सूली पे चढ़े, तब तो देश आजाद हुआ है। उस वक्त तो आप अभी जन्मे नहीं थे। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा, अग्निवीर जैसा स्कीम लाए, कोई गरीब को फायदा नहीं हुआ, और उनको आज फिर 4 साल कंप्लीट करके वो रास्ते पे फिर रहे पापी। उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। देश में 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। कितने हैं? 30 लाख। मोदी साहब भर्ती करो। रेलवे में खाली है, पोस्ट ऑफिस में खाली है, स्कूल में खाली है, डिफेंस में खाली है, हर जगह खाली है। मैंने वो टोटल सब पार्लियामेंट से लिया, 30 लाख नौकरियां खाली है। और 30 लाख में आप भर्ती कितना कर रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000 करके क्या करते हैं उसमें कि जैसा कि ये पहले तो आपको नौकरी करने वालों को भी मालूम है, दूसरों को भी मालूम है, वो पोस्ट ऑफिस से आता था। आपको नौकरी मिली और ये इस जगह पे आप जाके रिपोर्ट करो। अब सब छोड़ के मोदी साहब क्या कर रहे हैं, ये जो नौकरी मिलती है या अपॉइंट होते हैं, मुस्लिम, हिंदू, कोई भी हो, शेड्यूल कास्ट, उनको स्टेज पे बुलाते हैं। स्टेज पे बुलाकर वो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर, वो भी उसमें खास आरएसएस के लोग ही रहते हैं। इन्हें चुने गिने कहीं सैंपल के लिए, ये दलित, बैकवर्ड, किसान के बच्चे ये रहते हैं। तो वो सबको खड़ा करके मोदी जी ऐसा दिखाते हैं। उन्होंने भी पकड़ो भाई, ऐसा दिखाते हैं, ये मिली नौकरी। अरे 30 लाख नौकरियां हैं और तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री दे रहा है। मेरा 53 साल चल रहा है, एमपी, एमएलए सब बन के। मैं 12 इलेक्शन लड़ा, 12 इलेक्शन जीता। ये परसों का एक इलेक्शन हारा, परसों। वो कारण सबको मालूम है। मोदी जी तो बोले मुझे, क्या कहे, खड़गे साहब आप तो हमसे बड़े हैं उम्र में, अब आपका सलाह हमको जरूरी है, लेकिन आने वाले चुनाव में आप इस सदन में हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहां बैठेंगे या नहीं? तो उसका मतलब क्या होगा? तुमको बैठने नहीं देंगे, तुमको यहां बैठने नहीं देंगे। ये बात उन्होंने कही और पूरे आरएसएस, बीजेपी के लोग मेरे पीछे लगे। ठीक है, मेरे पीछे लगे क्योंकि मैं अपोजिशन लीडर था, उनसे लड़ता था, सही बात रखता था, लोगों की बात रखता था, इसलिए मुझ पर उन्होंने अपनी दुश्मनी निकाल ली। ठीक है, लेकिन परसों असेंबली इलेक्शन में मेरा बच्चा वहां एमएलए के लिए अब मिनिस्टर है, वो 3रा टर्म है उसका। उसके इलेक्शन में उन्होंने कम से कम 3 बार गए एक असेंबली क्षेत्र में। होशियार रहो तुम भी। तुम बोलेंगे मैं इधर बहुत पॉपुलर हूं, राजा हूं, बोल के चुप बैठेंगे। बहुत उधर के वो बहुत खतरनाक होते बीजेपी के और आरएसएस के लोग। आप ठहरे हुए रहे तो नीचे का कारपेट निकाल लेते हैं। तो ये 3 दफा मेरे बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, हराने की खूब कोशिश करे, वो नहीं हारा, फिर जीत के आ गया। अब मिनिस्टर रहे वहां पर सेंट्रल कर्नाटक में। मैं ये क्यों कह रहा हूं भाई, आप
कितना कोशिश करेंगे हम लोगों को दबाने की। मैं ये कहूंगा, मेरे को याद है कहीं कहा था मैं, मोदी साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की। हम बीज है, बार बार उठने की आदत है। हम तो बीज है, बार बार हमको मट्टी से निकलने की आदत है। तो आप हमको ऐसा खत्म नहीं कर सकते। और हम लड़ते हैं। कांग्रेस लड़के तो आजादी दिलाई, ये डरने वाली नहीं है। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक अकेले लाखों लोगों से मिले, मिलकर बूढ़े बड़े सबको, महिलाओं को, शिक्षित लोगों को, सबसे मिलकर उन्होंने गले लगा के उनके समस्याओं को पूछा। यहां पर चौहान साहब क्या करते हैं, कुछ तो हो गया तो मेरे माता है कोई रही, उनको मिलने आए तो ऐसा गला ले कि इन्हों ही रोने शुरू करते। अब भाई तुम रोए तो क्या है, उनका रोना क्या है पहले सुनो, बाद में तुम रो जाओ। ऐसा कांग्रेस कभी किसी समस्या में रोया नहीं, वो हमेशा लड़ता रहा। लड़ते हुए अपने लोगों के समस्याओं को समझाया और पूर्ति किया। लोगों को मनरेगा जैसा स्कीम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। उस मनरेगा जैसे काम को भी पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि भाई ये फालतू है, इसमें कुछ नहीं है। और उसमें तो हमारे मोदी साहब तो कहते थे, खरगे साहब ये जो नरेगा योजना है, ये स्कीम तो आपके लोगों की स्मारक है, ये इसको मैं जिंदा रखता हूं, इस मरेगा स्कीम को मैं मरने नहीं दूंगा। अरे ऐसे ही उनका एक फालतू है, रखूंगा। अरे हमने इसलिए लाया था, जिस मजदूर के हाथ में काम नहीं उसको काम दिलाने के लिए हमने वो नरेगा योजना लाए। फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों को खाना नहीं मिलता था, गरीब लोगों को पेट को अन्न नहीं मिलता था, उनको पेट भरने के लिए हम सिक्योरिटी एक्ट लाए। और हमने जो बनाया उसका सब मजाक उड़ाते रहे। बच्चों को पढ़ने के लिए उनको सबको हमने फ्री एजुकेशन स्कीम लाया। आपकी फिलॉसफी तो कहती है बीजेपी की, आरएसएस की, कोई गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं, कोई शूद्र का बच्चा पढ़ना नहीं। गलती से भी अगर वो संस्कृत के शब्द को सुना तो उसको पकड़ लेके आके उसके कान में शीशे डालना गरम करके। ऐसी व्यवस्था आपकी थी। उस व्यवस्था को खत्म करके सब एक होना, सभी को समान होना, सामाजिक न्याय होना, इसके वजह से हमने शिक्षण को भी महत्व देते हुए हजारों लाखों स्कूल खोले। तुम क्या करे? और नेहरू जी ने लाखों लोगों को काम देने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोले और उस कारखाने को उन्होंने कहा ये आधुनिक टेंपल है, ये आधुनिक मंदिर है, इससे बच्चों का, देश का उद्धार होता है। लेकिन इन्होंने उनका किसी का सुनते नहीं। और यहां तक कि ये जो अपना दंतिया का एक दंतिया गांव एक ऐसा है
कि यहां पर हिंदू मुसलमान सभी मिलकर रहने का एक बहुत बड़ा स्थान है। पहले भी ऐसा ही था, आजादी के बाद में भी तो एक रहे, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा यहां पर गंगा जमुना की तालीम है और वो मिल के रहने का एक उनका मन है। और यहां आके वो बिगाड़ते हैं। उनकी बात में मत आइए। आके गए क्या? शाह साहब आए थे क्या? कल आए थे। अच्छा ठीक, आए चले गए, कुछ देखे नहीं, ठीक है। तो आप फिर उनके झांसे पे मत आओ, क्योंकि हमेशा ये झूठ बोलने की उनकी आदत है। मैं इसलिए बोला, तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। ये बच्चों के लिए किया, महिलाओं के, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, उनका क्या है? यही मोदी साहब बोले 2019 में, 2014 में क्या बोले? भाइयों बहनों, मैं अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं ये जो काला धन है बाहर रखे हैं विदेश में, वो पूरा काला धन लाके आपको 15-15 लाख दूंगा। मिला 15 लाख आपको? नहीं मिला। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये मुझे तो ऐसा शक लग रहा है, ऐसा आदमी प्रधानमंत्री इस देश का जो बोलता है वो करेगा। नहीं मिला बोल के आप बोल रहे, मेरे को ताजुब हो गया। 15 लाख नहीं मिला, ये झूठ है ना? झूठ है। तो एक झूठ लिख लो। फिर मैं अगर झूठ बोला तो आप सब लोग क्या बोलते हैं? बीजेपी के और दूसरे लोग क्या बोलते? खरगे साहब ऐसा बोल के गए, लेकिन अब कुछ समझ में आया ये झूठ है। दूसरी बात बोले उन्होंने दूसरे इलेक्शन में, भाइयों और बहनों, माताओं, आपके बच्चों को, युवाओं को मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितना? 2 करोड़। मिला 2 करोड़। ये क्या है भाई? आप लोग कुछ ना कुछ आप में कमियां हैं। प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है मैं 2-2 करोड़ दूंगा, वो कैसा झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोले बोले, ये दूसरा झूठ हो गया। और वो बोले कि किसानों की आमदनी मैं बढ़ाऊंगा और दुप्पट आमदनी करूंगा। किए दुप्पट आमदनी? नहीं। अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसको सब नहीं नहीं बोल रहे। तो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं, शाह इतना झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं पार्लियामेंट में, अगर मैं कहूं अगर भाषण में, तो मेरे को क्यों आप गालियां देते? मेरे को क्यों ऐसा बोलते? तुम खुद झूठे हो, झूठों के सरदार हो, और तुम मुझे कहते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो। तो इतने झूठ बोल के हुकूमत में आने वाले लोग, तुम लोगों से कैसा भ्रमित कर रहे हो ये मालूम होता है। अभी कहने के बहुत कुछ है, लेकिन मुझे आगे जाना है। और भी तो ये दिक्कत है कि जो उन्होंने नहीं किया, जब हम लोगों के सामने जाके कहते हैं तब नौजवान लोग भी बहुत गुस्से में रहते थे। जब उनको 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 15 लाख रुपए नहीं मिला, किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, तब से वो बोले कि ये सब झूठ बोल रहे। अब उनको मालूम हुआ
हम अगर कहते कांग्रेस वाले देखे नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी, अब जीएसटी, गरीब लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटे मोटे कारखाने हैं, उनको भी उन्होंने सताया, उनको भी उन्होंने कहा तुम्हारे मुद्रा स्कीम में मैं इतना लोन दूंगा आप लाखों लोगों को काम पे लगाएंगे। हुआ ऐसा? लाखों लोगों को काम मिला? मैं जो पूछ रहा हूं उसको नहीं नहीं बोले तो कैसा बोले? कुछ तो किया होगा ना काम, कुछ नहीं। एक क्या है, देखो इन्हों चोरी भी कैसा करते हैं, अगर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं। आपकी सरकार आई 2018 में, 2018 में आपकी सरकार आई तो इन्होंने हमारे एमएलएस को उठा लेके उनको रिश्वत दिला के उन्होंने यहां की सरकार तोड़ी, यानी हमारी सरकार की चोरी हो गई। और ये लोग चोरी करके जाके ये आज ये सरकार है, ये तो चोरों की सरकार ही है। फिर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप ही बोले कि आपके पास लोग उधर भाग गए, उनको रिश्वत दिए, देकर यहां सरकार चौहान साहब बनाए, तो ये चोरी हो गई ना। अगर मैं बोले तो क्या है भाई, गुस्सा क्यों आना आपको? ये सब आप ही के हैं जुमले। जब शाह साहब को पूछे क्या ऐसा आपने बोला था 15 का 2 करोड़ का आमदन, अरे वो सब चुनावी जुमले थे बोले, ये सब चुनावी जुमले चलता। तो अब कुछ वो कहेंगे मध्य प्रदेश में, समझो वो भी चुनावी जुमले ही है, दूसरा नहीं। जो आदमी अपनी बात को नहीं रख सकता, समझ नहीं सकता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या करना है, तो वो जुमले ही है। हम कभी झूठ नहीं, मैं खुद 20 साल स्टेट में मिनिस्टर था, केंद्र में मैं 5 साल था, 10 साल मैं अपोजिशन लीडर था, फिर यहां पर 7 साल दिल्ली में अपोजिशन लीडर। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, जो होता वो यस, जो नहीं होता हम बोलते थे भाई अपने पास पैसे नहीं है, लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनको जितना होता है उतना करके। और ये हमको सिखा रहे हैं, और एमएलए को लालच दिखाकर लेके गए, ये चोरी का सरकार बनाए। एक ही जगह नहीं, कर्नाटक में चोरी हो गई हमारी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में हो गई, मणिपुर में हो गई, गोवा में हो गई, उत्तराखंड में हो गई, वह हर जगह डाका डाले। बाकी के लोग छोटी मोटी चोरी करते, ये तो बीजेपी के लोग बड़ा बड़ा डाका डालते हैं सरकार बदलने का। तो भाइयों, मैं इसीलिए जो लोग धर्म का नाम लेकर वो ठेकेदार बनकर वोट मांगते हैं, उन पर विश्वास मत करो। हम सब मिलके अगर काम करेंगे तभी देश आगे बढ़ता है। सिर्फ धर्म का ठेका लेकर अगर कोई कुछ बोलता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तीसरी बात, ये भगवान को भी नहीं छोड़े भैया। महाकाल कॉरिडोर, वहां पर मुझे रिपोर्ट आया 800 करोड़ की ये बजट थी, यहां पर भी मूर्तियां टूटकर बह गई ऐसा सुना। सच है? हाँ सच है। तो ये मैं तो नहीं बना रहा हूं ना, ये तो रिपोर्ट है। ये सारी चीजें हमने अभी आके यहां लिख लेके नहीं बोल रहे, ये सारी चीजें आपके पास जो है, हमको जो वो उसकी
माहिती मिली है, उसका जो इंफॉर्मेशन मिला उस आधार पर बोल रहे हैं, ये कर दिए। और एक मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के 15 में 12 पेपर लीक हो गए, यानी शिक्षण में भी वहां भी चोरी। पेपर इंटरनेट पर 300-400 रुपए तक में बिके। फरवरी 2023 में नर्सिंग का पेपर भी लीक हो गया। कितने चोरी होते भाई, समझ में नहीं आ रहा। पटवारी की भर्ती में 10 में से 7 टॉपर ग्वालियर का एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में आया, दूसरे कहां बताइए। ये जो चीजें हैं, और हमारे लोग हमेशा ये कहते हुए आए, तो मैं एक कहूंगा, हम जो कर रहे हैं उनका करप्शन तो छोड़ दूंगा मैं, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो पहले तो 15 महीने में, अभी आपने कहा, मैंने सुना, फार्म लोन वेवर 27 लाख फार्मर्स का कर्जा माफ किया। ये हमारी गवर्नमेंट की देन है। 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर 100 रुपए था। ओबीसी रिजर्वेशन 27% इंक्रीज किया। और हमारे पास कर्नाटक में जो पैटर्न था, उसी ढंग से यहां पर हमने करने का वायदा किया है, और इसी ढंग से आपको जो कह रहे हैं हम, उसी तरह निश्चित रूप से हम अपने लोगों को दिलाएंगे। और आखिरी में 11 गारंटीज हमने घोषित किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह, 1,500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ। अगर 100 के ऊपर 200 तक हुआ तो उसको आधा बिल, सिर्फ 100 हुआ तो पूरा माफ। तीसरा, किसानों का कर्ज माफ, पहले तो जो किए अभी भी करें। कर्मचारियों के लिए आए पुरानी पेंशन, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ। 27% ओबीसी आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिल बिजली, यानी 12 घंटे अनइंटरप्टेड, यानी सतत चलेगा बिजली। और जातिगत जनगणना का भी लाभ ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए जो सेंसस करेंगे जाति गणना, उसका लाभ सबको होगा। चंद लोग भड़का रहे कि देखो तुमको फायदा होता, उनको सबको फायदा होता, कि एक मासी हालत क्या है, बैकवर्ड की मासी हालत क्या है, उसके पास कितना जमीन है, उसके लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने डिग्रियां हासिल किए, ऐसे सब कम्युनिटी के आते। बैकवर्ड क्या आते हैं, एससी के, एसटी के, अपर कास्ट के, सब क्या आते हैं। तो इसको मोदी जी क्यों इसको विरोध कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। वो विरोध करते रहेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम ये जरूर करेंगे। और ये खासकर जो सेंट्रल के है वो तो मैं अलग रखूंगा, लेकिन यहां 27 ओबीसी आरक्षण का लाभ तुमको होगा।
जो किसान आंदोलन के मुकदमे आप लोगों के ऊपर है वो पूरा हम वापिस निकाल लेंगे। जितने भी लोगों के ऊपर केसेस है वो वापिस लेंगे। तो इसलिए अब देर बहुत हो गई है। मैं एक शेर बोलूंगा और मेरे भाषण को समाप्त करूंगा, क्योंकि ये मोदी जी के वायदे हैं, उसके ऊपर बोलूंगा, फिर बाद में महंगाई के ऊपर मेरा बोलूं। सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे? मोदी झूठे वायदों पर शायरी है या दूसरा कुछ बोलेंगे फिर हमारा ऊपर बोलेंगे। सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे? तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे? क्योंकि मैं बोला अभी 15 लाख दो ये उतने सब किसान का आमदनी, इसीलिए तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे? सजा किए कि अभी तक भुगत रहे हैं हम। आपने जो वोट देकर ये जो सजा पा रहे हैं ना, अभी तक वो भुगत रहे हैं। पुरानी भूल भला बार बार कौन करे? ये पुरानी भूल भला बार बार कौन करे? कम से कम अब तो कांग्रेस को बटन दबाओ, वोट डालो। अब महंगाई तो इतना है, नौकरियां भी नहीं है, तर उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं देते। आज खजाने के मंत्री को अपना हुनर दिखाना है महंगाई के ऊपर से। आज खजाने के मंत्री को अपना हुनर दिखाना है। चारा जो चूग रहे हैं परिंदे, उस पर टैक्स लगाना है। चारा जो चूग रहे हैं परिंदे, उस पर टैक्स लगाना है। महंगाई का असली मुद्दा दंगों में दब गया कहीं। महंगाई का असली मुद्दा दंगों में दब गया कहीं। नए पैतरे के बल पर आसान ताज हथियाना है। नए पैतरे के बल पर आसान ताज हथियाना है। यानी फिर अभी भी वो लोग झूठ बोल बोल कर अपने पास वोट लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आपसे इतना ही विनती करूंगा कि आप लड़ो, खूब लड़ो अपने स्वाभिमान के लिए। और मैं खासकर गरीबों से यही कहूंगा, दलित भाइयों से, पिछड़े हुए भाइयों से, मजदूरों से, किसानों से, सबसे मैं यही कहूंगा, आप डरो मत। अगर डर गए तो मर गए। तो इसीलिए हम हिम्मत से काम करो। हम सब आपके साथ है, कांग्रेस साथ है, राहुल गांधी जी साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है। हम एक होकर काम करेंगे। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं 2 स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय खड़गे साहब कि आपके इतने ओजस्वी उद्बोधन आपने हम सबको देने की कृपा की। अब इसी क्रम में आज के आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय देवाशीष जरारिया जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आज का आभार प्रदर्शन करें।